जिस हिसाब से सर्विस रूल्स हैं उसके तहत वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के ऑफिसर हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कंपैरेटिव कि वो आरएसएस और पीएफआई एक जैसे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पीएफआई के पकड़े गए हैं आतंकवादी गतिविधियों। आरएसएस जो है एक संस्था है जो सामाजिक कार्यों में लगी हुई है देश के, कि वो साबित करें कि कितने लोग आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवाद में पकड़े रहे, कितने आतंकवाद से जुड़े रहे। लेकिन भारत सरकार की जो डीओपीटी की रूल है उसमें निष्पक्ष काम करना है, भारत सरकार के लिए काम करना है, किसी पार्टी या पर्सन के लिए काम नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अमीन, जो पूर्व अधिकारी भारत सरकार और पूर्व संयुक्त निर्देशक चुनाव आयोग रह चुके हैं। और आज बातचीत करेंगे बिहार के मुद्दे पे, जो कि बिहार में एक एसएसपी ने आरएसएस और पीएफआई की तुलना एक समान कर दी। उसके बाद प्रदेश में सियासी भूचाल तो आता ही है, उसके बाद वो नेशनल लेवल पे भी एसएसपी की आलोचना भी होती है, एक तरफ उसको सही बिठाया रहा जाता है। खैर, इन सब मुद्दों पे ये क्या राय रखते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। मोहम्मद अमीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पहला कि एक एसएसपी जो आरएसएस की तुलना पीएफआई से करते हैं और उसके लिए उनको सही बिठाया रहा जाता है, फिर वो बाद में एक और अपना वक्तव्य देते हैं प्रेस को कि नहीं, जो हमने कहा था उसका उद्देश्य कुछ और नहीं था, बल्कि कुछ और ही मतलब निकाल दिया गया इसका। देखिए, भारत सरकार के डीओपीटी के हिसाब से, जिस हिसाब से सर्विस रूल्स हैं उसके तहत वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के ऑफिसर हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कंपैरेटिव कि वो आरएसएस और पीएफआई एक जैसे हैं। ये उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया और ये शासन के आदेशों के विरुद्ध दिया है उन्होंने। हाँ, ठीक है, उन्होंने पीएफआई को पकड़ा, लेकिन उनको आरएसएस के साथ उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। आरएसएस जो है एक संस्था है जो सामाजिक कार्यों में लगी हुई है देश के, और आज से नहीं, ज़माने से लगी हुई है। और पीएफआई के जितने भी अभी तक पकड़े गए हैं, इनके मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं, इनकी जो बातें पकड़ी गई हैं, या इनका जो भी पकड़ा गया हिसाब किताब, उसमें ज़्यादातर जो गतिविधियां पाई गई हैं वो आतंकवादियों की पाई गई हैं। आरएसएस में ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कभी भी आरएसएस ने इस तरह की बात की हो। ट्रेनिंग की बात चलिए कि आरएसएस में भी ट्रेनिंग आप देखेंगे, हाथों में लठ तलवार ये तमाम तरह की चीज़ें होती है, तो वो किस लिए दी जाती है? आई एग्रीड, उनको अपनी सुरक्षा के लिए दी जाती है ट्रेनिंग, उनको अपने डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी जाती है। कि कोई भी, जैसे आप देखिए कि कभी भी आपका भूचाल आता है, किसी तरह की आपदा आती है देश के अंदर, या उसको पानी के अंदर कुछ डूब जाता है, तो ये संस्था जो आरएसएस के लोग हैं ये हमेशा आगे आते हैं, आके समाज की सेवा करते हैं। चाहे वो डूबे हुए पानी के आदमी को निकालना हो, चाहे दबे हुए लोगों को मलबे के नीचे से निकालना हो, जब तक हमारा शासन प्रशासन वहाँ पहुँचता है उससे पहले ये लोग उनको बाहर निकाल लेते हैं और जाने बचा लेते हैं और उनको अस्पताल ले जाते हैं। उसी प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग वही हैं जो पीएफआई की तरफ ट्रेनिंग लेते हैं और समाज में जाके हिंसा की घटनाओं का अंजाम कर देते हैं। हाँ, नहीं तो अब ये चीज़ है, या तो अगर ये बात कह रहे हैं उनके जो विरोधी दल हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो साबित करें कि कितने लोग आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवाद में पकड़े रहे, कितने आतंकवाद से जुड़े रहे। अगर आरएसएस के लोगों को बताएं वो कंपेयर करके अपनी टेबल कि कितने लोग थे, तब ये तो बात मानी जाएगी। अदरवाइज़ हमेशा पाया गया है कि आज़ादी के समय से भी पाया गया है कि हमेशा ये लोग समाज के साथ काम करते रहे, समाज के लिए काम करते रहे और समाज के लिए हमेशा काम करते हैं। एक चीज़ आपने कहा कि जो प्रशासनिक लोग हैं, जो सरकारी पदों पे मौजूद हैं, एसएसपी हुए या आईएएस आईपीएस ऑफिसरों की खासकर बात होती है, उनको गैर राजनीतिक या राजनीतिक वॉइस स्पीचेज नहीं देनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कई ऑफिसर राजनीतिक रूप से उनका इस्तेमाल भी होता है, भाषण भी देते हैं। तो ये देखिए वो अधिकारी भारत सरकार के अधिकारी नहीं हुए, ना शासन के अधिकारी हुए, ना वो समझदार हैं। वो उनकी भविष्य में कुछ योजना होगी राजनीतिक तौर पे, जैसे बिहार के ही डीजीपी पूर्व में ज्ञानेश्वर सिंह, क्या नाम था उसका, हाँ पांडे, तो गुप्तेश्वर पांडे जी भी बाद में रिज़ाइन करके और जेडीयू में शामिल हुए। तो इस तरीके से कुछ अधिकारी हैं जिनके दिमाग में ही रहता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद या यहाँ से हटने के बाद या इस्तीफ़ा देने के बाद वो किसी न किसी दल में जाएंगे, तो इसीलिए उनकी भाषा उसी दल की होती है। और जहाँ तक सवाल है बिहार का, कि बिहार के लोगों ने कहा इस बात को, उत्तर प्रदेश में भी देखा गया नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना, उन अधिकारियों की भाषा उसी तरह होती है, उनकी कार्य प्रणाली भी उसी तरह होती है। लेकिन भारत सरकार की जो डीओपीटी की रूल है उसमें निष्पक्ष काम करना है, भारत सरकार के लिए काम करना है, किसी पार्टी या पर्सन के लिए काम नहीं करना है। कहीं भारत सरकार ही किसी अगर अधिकारी को सह दे
कि आप ऐसे बयान दें फिर आप रिजाइन दें और आके शामिल हो जाएं, तो फिर इसका भाई ये तो उनको पर्सनल सोचना है कि उनको छवि अपने पद की रखनी है, गरिमा रखनी है अपने पद की, या उनको पॉलिटिकल उसमें जाना है। ये तो उनका अपना पर्सनल व्यू है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, वहाँ पे जो एसएसपी जो बयान दिए हैं ढिल्लो साहब, उनको लेकर एक तरफ बीजेपी कह रही कार्रवाई होनी चाहिए, जदयू कह रही है कि हम इस पे जांच करेंगे। अब कार्रवाई होगी कि नहीं होगी वो बात की बात है। विपक्ष का भी कहना है कि कोई कार्रवाई की बात नहीं है और नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सही कहा है। तो बीजेपी और कहीं जदयू में नहीं, उसमें एक बात ये है जो कह रही है भारत से ये पार्टी जो कह रही है बीजेपी पार्टी कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो रीज़न तो ये मैंने पहले ही बताया आपको कि डीओपीटी की अंडरलाइन जो है उसमें कभी नहीं कहा गया कि हम किसी को स्पेसिफाई करें। ये काम न्यायालय का है कि वो कौन सी संस्था ख़राब है या अच्छी है। जहाँ तक सवाल इन्होंने आरएसएस के साथ कंपेयर किया, बिल्कुल गलत बयान है उनका और मैं इसको कंडेम करता हूँ। आरएसएस का जहाँ तक सवाल है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक कार्यों में लगी हुई है, समाज का कार्य करती है। कहने को तो कुछ भी कहता है, लेकिन उसको पीएफआई से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ज़्यादातर लोग पीएफआई के पकड़े गए हैं आतंकवादी गतिविधियों में। मानवजीत ढिल्लो का एक जो अपना सफाई आया है उसमें कहा कि हमने राजनीतिक रूप से इसका बयान से कोई लेना देना नहीं, बस इसका राजनीतिकरण हो रहा है, कुछ लोग इस पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ढिल्लो साहब को कंडेम करना चाहिए इस बात को। अगर बात कहते हैं इस बात को तो उन्हें कहना चाहिए कि मैंने आरएसएस के लिए जो कहा था मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं और पीएफआई के लिए जो कहा था वो सही है। अच्छा, आरएसएस पर और भी कई आरोप लगते हैं कि देश जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की बात करती है, लेकिन आरएसएस का एक मोटो है कि हम देश जोड़ने की बात करते हैं, भाईचारा बढ़ाने की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। नहीं तो आप क्या पा रहे हैं, 8 साल से बीजेपी समर्थित आरएसएस समर्थित बीजेपी पार्टी रूल कर रही है। उससे पहले भी अटल जी के टाइम में कहाँ देश टूट गया, कहाँ कोई खराबी आई, कहाँ किसी आतंकवाद की बात आई है? आरएसएस तो सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। घटनाएं कहाँ रुकी है? नहीं, इन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया है इस तरह की बातों को। घटनाएं भी कहाँ, उसमें आरएसएस के लोग नहीं हैं। घटनाएं भी कहाँ रुकी है? आतंकवादी घटनाएं तो लगातार घट रही है। तो उनको पकड़ा जा रहा है, एनआईए लगा हुआ है, एजेंसियां लगी हुई हैं, उनको पकड़ कर दंडित किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर या देश को लेकर आरएसएस बहुत अच्छा काम करिए, लेकिन यह भी कहा जाता है कि अब शुरू से देखें कि आरएसएस पे बैन क्यों लगाता है, क्योंकि एंटी नेशनलिस्ट जो काम है वो आरएसएस करती है देश तोड़ने की। और दूसरी चीज़, कई बार जैसे कई आरोपी जो होते हैं मॉब लिंचिंग, उनको उनका स्वागत करना, उनके लिए समर्थन में रैलियाँ निकालना, ये सब आरएसएस करती है। नहीं, आरएसएस कभी इन सब बातों में नहीं पड़ती, बिल्कुल गलत बात है। आरएसएस कभी सपोर्ट नहीं करती। जो लोग हैं वो अपने को कुछ करते हों, लेकिन मैं समझता हूं कि वो देशद्रोही लोग हैं अगर इस तरह की कोई बातें करती हैं। और जहां तक सवाल है हमारे प्रधानमंत्री के, नीतियां हैं वो हमेशा हर एक के लिए हैं, हर सबका साथ सबका समाज और सबके लिए। आप प्रधानमंत्री का जिक्र ला दिए, तो उस पर भी ये कहा जाता है कि खामोश रहते हैं। एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, उनके मौन स्वीकृति कहा जाता है कि मौन स्वीकृति उनका प्रदान है। नहीं, कभी नहीं, हमेशा। अभी भागवत जी का बयान आया था मंदिर मस्जिद के ऊपर लेके, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं। और प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है और हर धर्म का स्वागत किया है उन्होंने, हर धर्म के साथ हैं और हर धर्म के लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। ये सब कहना गलत बात है। कहाँ कभी आके बोलते हैं सामने की जो ये चीज़ें हो रही है गलत हो रही है? आप छोटी छोटी बातों के लिए कहाँ रोज़ाना बात करेंगे? उनके जो नहीं, क्या बवाल हो गया? उदयपुर घटना के किसके? उदयपुर में घटना क्या हुई थी अब बताइए। नुपुर शर्मा का बयान आता है, उसके बाद में उदयपुर की घटना घटित होती है, उसके बाद में आपको महाराष्ट्र में घटना घटित होती है, देश में एक अलग माहौल ही बन जाता है। फिर उदयपुर में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उससे पहले सरकार आप देखिए महाराष्ट्र में किसकी थी? कांग्रेस समर्थित सरकार थी। नहीं, ये तो जब पॉलिटिकल वहाँ पे उठा पटक होता है, फिर बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनती है, तब ये घटना। नहीं, पहले की घटना है ये। नहीं, उसी वक्त की है, अभी हाल फिलहाल की। अभी नहीं, पहले की घटना है। अभी ऐसा कोई सरकार कर नहीं रही है इस बात को। सरकार अपनी बदनामी क्यों चाहे? को लेके कहा जाता है, लेकिन 2014 के बाद में ये सब चीज़ें घटनाएं बढ़ी है। मुझे जवाब ये दीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस कांग्रेसियों को उस वक्त कहना होता था कि ये बीजेपी करा रही है। आज जब बीजेपी खुद पावर में तो क्यों कराएगी इस काम को? मोहम्मद अमीन नाम है आपका जी। और आप आरएसएस बीजेपी की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, बोलता है कि नहीं, बीजेपी की राज्य में कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ी है, हमें डर लगता है बाहर निकलने में। तो क्या यह वाकई में हुआ है या फिर ये कहानी गढ़ी गई है? बताई जा रहा है, उनके जहन में ये बातें बैठाई जा रही है कि आपको बीजेपी से दूर रहना, बीजेपी आपके लिए खतरा है। बीजेपी को हमेशा एक शीशा दिखाया गया बीजेपी का नाम का, और माइनॉरिटीज़ को, ज़्यादातर मुस्लिम्स को, कि देखो अगर बीजेपी आ जाएगी
तो तुमको खा जाएगी, तुमको मार देगी, देश से निकाल दीजिए। मुझे भी एक बात भी बता दीजिए कि बीजेपी ने किसी को देश से निकाला हो, किसी ने किसी को मारा हो बीजेपी के लोगों ने? ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि यही लोग हैं जो इनका नाम लेके, बीजेपी पार्टी को लेके ये लोग दुर्घटनाएं करते हैं। आपने कहा देश से नहीं निकाला है, CNRC आंदोलन आता है तो बोला जाता है कि अरे उसको इंटरप्रिटेशन गलत किया गया है। जो भी कायदा कानून बनाया जाता है उसको दिखाया इस तरह जाता है। अब आप बताइए ना, कांग्रेस कहाँ है जिसने सच्चर कमेटी बनाई थी मुसलमानों को उद्धार के लिए? मुझे बताइए, लागू किया नहीं किया? इससे पहले आप देखिए कृष्णा कमीशन था, जब राइट्स हुए थे। महाराष्ट्र की आपने बात की, महाराष्ट्र में जब कृष्णा कमीशन क्या किया है काम, कुछ बता दीजिए जिससे उनको लगे कि हाँ बीजेपी हमारे लिए अच्छा है। बीजेपी एक के लिए नहीं कर रही, बीजेपी हर एक के लिए कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए। आप बताइए कि किसी गांव में कोई फैसिलिटी गई है तो मुसलमानों को नहीं मिली है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, भाई या सड़क हो। क्या एक समाज के लिए, सारे समाज के लिए? ये सुरक्षा का देखिए, काम में मिल रही है, उनको फायदा मिल रहा है, इसमें नो डाउट। ये फिर असुरक्षा का भाव, ये फिरका परस्ती की बातें कांग्रेस की थी, जिन्होंने आज तक 60 साल तक देश में राज किया और बीजेपी को बुरा बताया। अब हमारा जो मुस्लिम समाज है उसमें आप देखिए कि आजमगढ़ क्यों जीता, मुसलमानों ने नहीं वोट दिया। आप रामपुर क्यों जीता, ये दावे किया करती थी पार्टियां। लेकिन अब मुसलमान अच्छी तरह समझ गया है कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, और सरकार के साथ जाना है। सरकार हमारे लिए करते ही है और यही करेगी। विपक्षी दल झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करेंगे। अभी आप देखिए चुनाव आने वाला है वो राष्ट्रपति जी का, उसमें भी विपक्षियों को हार मिलेगी, जबकि उन्हीं के लोग वो वोट दे रहे हैं। ऐसा कैंडिडेट है। तो यहाँ पे देखिए मैडम मुर्मू को लाया गया, वो आदिवासी हैं। ये तो हमारे प्रधानमंत्री की सोच है इस तरह की कि हर एक के लिए करें। उससे पहले भी देखिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति का इतिहास, हमारे जो नए आ रहे हैं राष्ट्रपति मैडम, उनका भी यही इतिहास है। वो छोटे समाज से आ रहे हैं और देश के सबसे बड़े उच्च पद पर बैठ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मोदी जी का बड़ा हृदय है, वो हृदय सम्राट कहलाएंगे। हृदय सम्राट कहलाएंगे, सबको समाहित करके चलने वाले चल रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है तो कि बहुत दूरी है उनसे। देखिए वो डरते रहे, बात अलग है। क्यों नहीं आगे आते समाज, क्यों नहीं आता? मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए। यही कलेक्टर है, यही SP है, यही सरकार है, सब कुछ साथ देगी। क्यों नहीं आगे बढ़ के साथ देते सरकार का? मैं तो कहता सरकार के साथ होना चाहिए। अलग है सरकार, नहीं भागते वो लोग। क्यों भागते? कि उनको बहकाने वाले लोग ज्यादा हैं। कहाँ भाग रहे हैं, मतलब किस मुद्दे पे भागे? मुसलमान आता नहीं साथ में। अगर खुल के आ जाए तो कोई जरूरत नहीं है किसी की। स्वागत तो करते हैं प्रधानमंत्री का, स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन वोट के साथ नहीं कर रहे हैं। अभी वोट के साथ और आना है इनको। 10% है, मैं समझता हूँ कि 30-35% वोट देना चाहिए मुसलमानों को, बल्कि 50% वोट देना चाहिए। अगर वोट नहीं देते हैं तो इसका मतलब वो हकदार समाज से जुड़े नहीं है ना। उनको मिल रहा है यार, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, खाना मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? या देश में नहीं रह रहे? तो सबको मिल रहा है ना, तो उनको भी मिल रहा है, तो उनको मिल रहा है। लेकिन जैसे मॉब लिंचिंग घटनाओं पे हमेशा सवाल, देखिए यही लोग हैं, जब जांच होती है तो यही लोग पाए जाते हैं विरोधी दलों से। उदयपुर में जो संदिग्ध पकड़ा गया उसका बीजेपी कनेक्शन, भाई NIA को दे दिया गया जांच, NIA कर रही है, चिंता की कोई बात नहीं। न्यायालय अपना कार्य करेगा, अधिकारी अपना कार्य कर रहे हैं। ये सरकार ऐसी है जो किसी में हस्तक्षेप नहीं करती है। लास्ट सवाल कि न्यायालय और लोकतंत्र दुहाई देते हैं, लेकिन कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र और न्यायालय का, दोनों का कहीं ना कहीं दोनों को कमज़ोर कर दी है, दोनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई ये तो एक आरोप है और न्यायालय की उस पर साख पे बट्टा लगाने वाली बात है। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए विरोधियों को कि मोदी जी के अंडर में, मोदी जी ने कभी नहीं इस तरह की बात की। और मोदी जी एक समझदार व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में कभी कभी पैदा होता है। पहली बार ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर आए जिन्होंने हर एक के लिए किया है, और इसीलिए विरोधी दलों को कुछ ना कुछ बहाना मिले तो हर एक की संस्थाओं के ऊपर उठाते हैं सवाल, जबकि खुद गलत हैं और खुद परेशान हैं और खुद पकड़े जाते हैं और पकड़े गए लोग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। धन्यवाद। ये मोहम्मद अमीन साहब थे जो बातचीत कर रहे थे, और इनका कहना है कि अल्पसंख्यकों के जहन में जो बात बैठाई गई है बीजेपी को लेकर, उसे दूर करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और सबके लिए काम करते हैं। हमारे प्रधान सेवक वाकई में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और सभी के विकास के लिए वो कार्यरत हैं और दिन रात देश की तरक्की के लिए सोचते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। खैर ऐसे ही कहानी, ऐसे ही स्टोरी से हम आपको बाखबर रूबरू कराते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन राशिद के साथ प्रफुल्ल, स्काई न्यूज़ के लिए।